जय हिंद एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू द डेली क्लास यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर हम उपस्थित हैं आपके सामने एक नई सीरीज़ के साथ जो कि होने वाली है वोकैबलरी की। ऑलरेडी एक आपकी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर सीडीएस एनडीए और जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं जैसे कि एफकैट है उसके लिए भी हम कवर कर ही रहे हैं। ऑलरेडी आपने देखा है कि इंग्लिश का जो लेवल है ना काफ़ी ज़्यादा अप हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें डेफिनेटली कुछ तो यार चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि एक वोकैबलरी की सीरीज़ हम स्टार्ट करें जिसमें हम ऐसे वर्ड्स को कवर करें जो हम मतलब जब हम कॉमन रीडिंग करते हैं ना, अपनी डेली लाइफ की रीडिंग करते हैं तो वहाँ पर हम इनकाउंटर नहीं करते हैं। और कई बार क्या होता है, और हम जब एग्ज़ाम में बैठे होते हैं ना, जैसे सीडीएस है, एनडीए है, एफकैट है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम काफ़ी शॉक हो जाते हैं कि यार ये वाला वर्ड कहाँ से पूछा होगा। तो इस तरीके के जो रेयर वर्ड्स होते हैं वो सारे हम यहाँ पर कवर करेंगे। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मैं आपको एकदम फॉरेन वर्ड्स ही बढ़ा दूंगा, ऐसे जो आपने कभी देखे ही नहीं है। ऑब्वियसली बहुत से लोगों ने देखे होंगे क्योंकि ये वर्ड्स जो है ना आजकल यूपीएससी पिक कर रहा है न्यूज़पेपर वगैरह से। पहले क्या था कि एक सेट ऑफ वोकैब बन गई थी जो कि इधर उधर मार्केट में घूम रही थी और वही वाले वर्ड्स यूपीएससी पिक कर लेती थी, या फिर एफकैट में भी। लेकिन आजकल वैसा नहीं रहा, आजकल न्यू वर्ड्स को आपको पढ़ना ज़रूरी है। आजकल जो नए वर्ड्स बन के आ रहे हैं कई बार आपके एडिटोरियल्स में दिखते हैं, द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, तो इन सारे न्यूज़पेपर्स में जो डिफ़िकल्ट वोकैब दिखती है ना, वो देखो कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिफ़िकल्टली और डेफ़िनेटली जो डिफ़िकल्टी लेवल है ना, आजकल जो हुआ है, हमने देखा है पिछले 2-3 स्पेशली एग्ज़ाम्स में, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और आपकी सीरीज़ तो ऑलरेडी चल ही रही है ग्रामर के लिए, और ये वाली सीरीज़ डेफ़िनेटली आपके सामने ये भी कंटिन्यू रहेगी। और ये मैंने सेट 2 देखो यार इसलिए लिखा है क्योंकि एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ लेकिन गैप ज़्यादा हो गया था। सो आई जस्ट वांट टू एश्योर यू कि अब ज़्यादा गैप नहीं होगा। अब हमारी जो वोकैब की सीरीज़ है वो कंटिन्यू रहेगी। 2-2, 3-3, 4-4 दिन पे आपको वोकैब की एक वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है? हफ्ते में एट लीस्ट आई विल ट्राई कि 3 आपको वीडियोज़ मिल जाएँ वोकैब की, और जिसमें आपके 30 वर्ड्स डेफ़िनेटली आपके 30 वर्ड्स क्या हो जाएँगे, ऐड हो जाएँगे। आपके 30 टू 40 वर्ड्स जो हैं आपके 1 हफ्ते में ऐड हो जाएँगे। और इनको ऑब्वियसली इनकी मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में डेफ़िनेटली आपके रिवीजन में ये काफ़ी हेल्प करेगा। और कोई भी सजेशन होता है तो डेफ़िनेटली आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हो, और या फिर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर भी मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हो, है ना? चलो शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड क्या है हमारा? पहला वर्ड है हमारा insouciance। द वर्ड इज प्रोनाउंस्ड एज insouciance। ये insouciance की स्पेलिंग पहली बात तो देख लो। कई बार क्या होता है कि स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं, है ना, स्पेल्ट स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो स्पेलिंग भी देखना बहुत ज़रूरी है। आजकल जब से ये टाइपिंग वगैरह आ गई है ना, तो फिर लोग क्या करते हैं, स्पेलिंग पे ध्यान ही नहीं देते हैं, और फिर बाद में एक्चुअल एग्जाम में वो गलत। कई बार क्या होता है कि यार आपके राइटिंग एग्जाम्स भी होंगे, है ना, कुछ कहीं तो लिखोगे तो वहाँ पर आप गलत लिखते हो तो वो यार बहुत ही गलत इंप्रेशन जाता है। तो स्पेलिंग ध्यान से देखो, और स्पेलिंग ध्यान से देखते हो तो आप कहीं ना कहीं उस वर्ड को टाइम देते हो। जब टाइम किसी चीज़ को दोगे तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको याद भी होगी, है ना। तो पहला वर्ड है आपका इंसूसियंस। स्पेलिंग क्या होती है? INSOUCIANCE। और ये आपका होता है एक नाउन। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा हर एक वर्ड की। तो ये आपका एक होता है नाउन। दिखने में लग सकता है, इसकी मीनिंग आप पढ़ोगे तो लग सकता है एडजेक्टिव, लेकिन नहीं, नाउन की तरह यूज़ करना है, और यूसेस भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो इसकी मीनिंग क्या होती है? मीनिंग होती है अ रिलैक्स्ड और केयरलेस एटीट्यूड। देखो, रिलैक्स होना अच्छी बात होती है लेकिन केयरलेस एटीट्यूड है, रिलैक्स है कतई और केयरलेस एटीट्यूड है, जहाँ पर लैक ऑफ कंसर्न हो जाता है। आप पिक्चर में जैसे देख सकते हो कि रोड पे अगर कोई जा रहा है, इनको देखो चोट लगी है एंड आई बिलीव कि ये प्रेग्नेंट भी हैं, लेकिन ये देखो अपना फ़ोन चलाती हुई जा रही हैं, इनको कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ऐसे लोग होते हैं ना कि मेनू की फ़र्क पैंदा है, तो उसी टाइप का इनका एटीट्यूड है। तो ऐसा अगर एटीट्यूड आप देखते हो तो डेफिनेटली आप कहोगे कि इनसूसियंस है ना, इनको इनसूसियंस हो रखा है। और सिनोनिम्स की बात करें तो पहला वर्ड है आपका नॉन चैलेंस। नॉन चैलेंस, नेक्स्ट वन इज इनडिफरेंस, एंड द थर्ड वन इज अनकंसर्न।
तो ये आपके जो वर्ड्स होते हैं ना, ये सारे होते हैं सिनोनिम्स। इनकी मीनिंग लगभग सेम होती है आपकी इनसूशियंस जैसी, जिसकी मीनिंग है अ रिलैक्स्ड केयरलेस एटीट्यूड और लैक ऑफ कंसर्न। यूज़ कैसे करोगे? अब यहाँ पर देखो, यूज़ करना मैं बताऊंगा आपको कि एग्जैक्टली आपको पता चले कि एक वर्ड को सेंटेंस में फिट कैसे करना है। क्योंकि आजकल आपने देखा है कि सीडीएस एनडीए में ये भी आपका पार्ट एक बन गया है ना? ये भी आपका एक पार्ट बन गया है जहाँ पर यूसेस पूछते हैं कि सही तरीके से यूज़ कहाँ पे किया गया है। ये भी आपको आना चाहिए। तो यूज़ कैसे करेंगे? द गवर्नमेंट्स इंसूसियंस टुवर्ड इन्फ्लेशन अलार्म्ड इकोनॉमिस्ट्स। अब इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, अर्थशास्त्री जो होते हैं, है ना, जो इकोनॉमी को मतलब देखते हैं और पॉलिसीज बनाते हैं, तो उन्होंने गवर्नमेंट की का इंसूसियंस देखा, मतलब केयरलेस एटीट्यूड देखा इन्फ्लेशन की तरफ। इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ जा रहा है काफ़ी ज़्यादा, और गवर्नमेंट इंसूसियंस हो रखी है। इनका जो इंसूसियंस है वो दिखाई दे रहा है किधर? इन्फ्लेशन की तरफ। तो ये चीज़ काफ़ी चिंतित करती है इकोनॉमिस्ट को कि भाई ऐसे तो हमारी जो इकोनॉमी है वो तो बर्बाद हो जाएगी। तो ये जो इंसूसियंस है ये रिलैक्स्ड और केयरलेस एटीट्यूड है गवर्नमेंट का। चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्ट्यूमेशियस। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्यूमेशियस। अब ये क्या होता है? ये होता है आपका एक एडजेक्टिव। ये होता है एक एडजेक्टिव और मीनिंग क्या होती है? स्टबर्नली स्टबर्नली डिसओबीडियंट और रिबेलियस अगेंस्ट अथॉरिटी। क्या होता है कि आपके ऊपर एक अथॉरिटी होती है, जैसे एक बच्चा है उसके ऊपर अथॉरिटी है उसके पेरेंट्स की या मदर की, जो भी है मतलब फादर या मदर की, ठीक है। अब वो बच्चा क्या करता है कि उनकी बात अगर नहीं मानता है तो क्या हो रहा है? वो कॉन्टुमेशियस हो रहा है ना? ही इज़ बीइंग रिबेलियस अगेंस्ट अथॉरिटी। अब वो जो भी चीज़ कह रहे हैं उसके वो अगेंस्ट जा रहा है। इस पिक्चर में वही लगभग दिख रहा है, ठीक है। हालांकि इस वर्ड का आप यूज़ इतने छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं करते हो, काफ़ी जब बड़े एक्ट होते हैं तो वहाँ पर यूज़ करना चाहिए। स्टबर्नली डिसओबीडियंट मतलब जिद्दी होके डिसओबीडियंट होना, मतलब जो आपको जो ऑर्डर दिए गए हैं उन्हें ना मानना, है ना? आप बिल्कुल उन्हें डिनाई कर दो, आप बोलो कि मैं तो मान ही नहीं सकता। आपने बोल दिया। कई बार क्या होता है, कुछ लोग कोई काम करने वाले होते हैं लेकिन उनको जब बोल दिया जाए ना तो कहते हैं कि अब नहीं करूँगा, है ना? तो इस टाइप का जब एटीट्यूड होता है तो उसे कहते हैं कॉन्ट्यूमेसियस। सिनोनिम्स की बात करें तो फिर पहला वर्ड है आपका डिफाइंट, नेक्स्ट वर्ड इज रिकैल्सिट्रेंट एंड द थर्ड वन इज रेजिस्टेंट। अब डिफाइंड भी वही होता है जो हर एक चीज़ को डिफाई करे, डिनाई करे, है ना? रिकैल्सिट्रेंट वो होता है जैसे के लिए कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी है उसके खिलाफ वो खड़ा हो जाए रिबेलियन की तरह। रिकैल्सिट्रेंट, अब वो बात ही ना माने उनकी। और वही होता है आपका रेजिस्टेंट, है ना? रेजिस्टेंस दे रहा है, रेजिस्टेंस दे रहा है मतलब उनको रोक रहा है अपनी तरफ आने से। बात ही नहीं मानेगा। यूज कैसे करेंगे? द कॉन्ट्यूमेसियस स्टेट्स रिफ्यूज्ड टू इम्प्लीमेंट द कोर्ट ऑर्डर। द कॉन्ट्यूमेसियस स्टेट्स रिफ्यूज्ड टू इम्प्लीमेंट द कोर्ट ऑर्डर। क्या होता है, कई बार जैसे कोर्ट एक ऑर्डर देती है स्टेट्स को कि भाई ये वाली पॉलिसी इंप्लीमेंट करो या फिर इस तरीकों को इस तरीके से चलाना है। लेकिन जो स्टेट्स होते हैं, कई बार कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं या फिर ऐसी कोई अथॉरिटी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो कि कॉन्ट्यूमेसियस इन नेचर है, और वो क्या करती है? रिफ्यूज कर देती है, हाँ, उस पर्टिकुलर ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने से। नेक्स्ट आपका थर्ड वर्ड है, थर्ड वर्ड इज परनिकटी। परनिकटी आप कहते हो या फिर कई जगह आपको पर्सनिकटी लिखा लिखा हुआ मिलेगा। परनिकटी और पर्सनिकटी, एंड दिस इज एन एडजेक्टिव। ये आपका एक एडजेक्टिव होता है। मीनिंग क्या होती है इसकी? अगर इसकी मीनिंग पे हम जाएं तो देखेंगे, पेइंग टू मच अटेंशन टू माइनर डिटेल्स। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो माइनर डिटेल्स, माइनर का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी। अब छोटी छोटी डिटेल्स को जब बहुत लोग ध्यान देते हैं ना उसकी तरफ, तो वो कहा जाता है कि इनका एटीट्यूड थोड़ा सा पर निकटी हो गया है ना? दे आर पर निकटी इन देयर एटीट्यूड और इन देयर नेचर। और इसी का एक मीनिंग आप फसी भी कह सकते हो। फसी, फसी का मतलब क्या होता है? फसी का मतलब होता है समवन हु इज हार्ड टू प्लीज। समवन हु इज हार्ड टू प्लीज, जिसको खुश करना भाई बड़ा मुश्किल का काम है ना? वो छोटी छोटी बात पे बड़ा ध्यान देता है। तो डेफिनेटली काफ़ी मुश्किल का काम हुआ। नेक्स्ट आपका सिनोनिम्स की बात करें तो फिर आपका वर्ड आएगा फिनिकी। अब फिनिकी का वैसे एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है? आप कई बार अगर हिंदी में देखो तो होता है एक नखरेबाज, है ना? कुछ लोग होते हैं ना नखरेबाज।
घर में कुछ बना है तो बोलेंगे नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, हमारे लिए अलग से बनाओ। तो वो वाला जो नेचर होता है उसे कहते हैं फिनिकी इन नेचर। नेक्स्ट आपका मेटिकुलस। मेटिकुलस वही जो छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान दे, एकदम बारीकियों पे ध्यान दे, है ना। और या फिर आपका हो सकता है ओवर पर्टिकुलर, ओवर पर्टिकुलर हो सकता है। यूज कैसे करोगे इस वर्ड को? द ऑडिटर्स हैड अ परनिकिटी अप्रोच, है ना। इसको एडजेक्टिव है तो आप अप्रोच के आगे यूज करोगे। अप्रोच आपका नाउन हो गया, इसके आगे आप एक एडजेक्टिव लगाओगे, परनिकिटी अप्रोच टू डॉक्यूमेंटेशन, है ना। कोई ऑडिटर हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो बहुत ही बारीकी से भाई चेक कर रहे हैं। है ना। तो उसे कहते हैं परनिकिटी अप्रोच। चलो फोर्थ, फोर्थ वर्ड वी हैव दैट इज फ्लेगमेटिक। फोर्थ वर्ड वी हैव दैट इज फ्लेगमेटिक। फ्लेगमेटिक आपका अगेन एक एडजेक्टिव होता है। मीनिंग क्या होती है इसकी? इसकी मीनिंग होती है काम, अनइमोशनल एंड डिफिकल्ट टू एक्साइट। कुछ लोग या कुछ लोगों का ऐसा एटीट्यूड हो सकता है जिसको एक्साइट करना बड़ा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है ना। उनको खुश करना या फिर उनको दुखी करना काफ़ी मुश्किल है ना। और सिनोनिम्स की बात करें तो फिर यहाँ पर आएगा कंपोज्ड, कंट्रोल्ड एंड प्लेसिड। प्लेसिड भी वही होता है, शांत एकदम, है ना, जो शांत हो। यूज कैसे करेंगे? हर फ्लेगमेटिक रिस्पॉन्स केप्ट द निगोशिएशंस स्टेबल। कुछ निगोशिएशंस ऐसी हो रही थी जहां पर हो सकता है कि कुछ माहौल थोड़ा सा गर्म हो गया हो, है ना। कुछ लोग मतलब गुस्सा हो गए, लेकिन अब वो जो थी उसने अपना जो रिस्पॉन्स है वो फ्लेगमेटिक रखा। और उन्होंने निगोशिएशंस को, कंप्लीट निगोशिएशंस को स्टेबल रखा, है ना। वरना क्या होता, लड़ाई झगड़ा हो जाता। सो हर फ्लेगमेटिक रिस्पॉन्स केप्ट द निगोशिएशंस स्टेबल। चलो फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वर्ड क्या है हमारे सामने? दैट इज लैक्रिमोज। फिफ्थ वर्ड इज लैक्रिमोज। लैक्रिमोज क्या होता है? ये होता है एक एडजेक्टिव। लैक्रिमोज इज एन एडजेक्टिव मीनिंग इज टीयरफुल और इंक्लाइंड टू ट्राई। मतलब आप कह सकते हो हिंदी में थोड़ा रोंदू टाइप इंसान, तो उसे आप लैक्रिमोज बोल सकते हो। और इसको, इसके सिनोनिम्स की बात करें तो आपका वर्ड होता है वीपी और सेंटिमेंटल। द वन हु इज सेंटिमेंटल और वीपी दैट कैन बी टर्म्ड एज लैक्रिमोज। जैसे के लिए यूज कैसे करेंगे? द स्पीच टर्न्ड अनएक्सपेक्टेडली लैक्रिमोज। अनएक्सपेक्टेडली लैक्रिमोज। अब स्पीच के लिए हमने यूज किया है, यहाँ पर कोई ये ना सोचे कि यार ये एडजेक्टिव कैसे यूज हुआ है। ये स्पीच के लिए यूज किया है, तो स्पीच को ये क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। स्पीच आपका नाउन हो गया क्योंकि इसके आगे आपकी एक आर्टिकल भी लगा हुआ है। ऐसे देखो, आप पहचानते हो कई बार, है ना। ये चीज़ मैंने नाउन वाले वीडियो में बताई हुई है कि आप जैसे कि नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। कई बार काफ़ी इजी होता है कि अगर उसके आगे आर्टिकल लगा है तो आप बोल सकते हो। लेकिन ये हार्ड एंड स्टफ रूल नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मतलब नाउन के आगे ही लगा होगा, नाउन के आगे एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव के आगे आपका आर्टिकल लगा हो सकता है, तो वो बात अलग है। तो ये लैक्रिमोज आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, है ना। द स्पीच टर्न्ड अनएक्सपेक्टेडली लैक्रिमोज। नेक्स्ट सिक्स आपका क्या है? रिबारबेटिव। रिबारबेटिव, रिबारबेटिव क्या होता है? एक एडजेक्टिव। रिबारबेटिव होता है एक एडजेक्टिव। मीनिंग होती है अनप्लेजेंट, अनअट्रैक्टिव और रिपलिंग। ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ही सुंदर नहीं है, बहुत ही बढ़िया नहीं है, जिससे कुछ मज़ा नहीं आता, तो वो क्या होगी? रिबारबेटिव इन नेचर होगी। अनप्लेजेंट होगी, अनअट्रैक्टिव होगी और रिपलिंग होगी। ये वैसे यहाँ पर वर्ड जैसे इनके लिए कोई चीज, ये मतलब मैंने वैसे यहाँ पर अपना जो एक है मैग्नेट, इसकी फ़ोटो लगा दी है। लेकिन आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर ये एक पर्सन है, ये पर्सन वन है, ये पर्सन टू है, तो पर्सन वन के लिए ये रिबारबेटिव इन नेचर है और पर्सन टू के लिए ये अपना रिबारबेटिव इन नेचर है। तो आप ऐसे बोल सकते हो। सो अनप्लेजेंट हो गया, अनअट्रैक्टिव हो गया और रिपलिंग। सिनोनिम्स की बात करें तो ऑफ पुटिंग कह सकते हो, रिपल्सिव कह सकते हो और अब्रेसिव बोल सकते हो। अब्रेसिव का मतलब भी यही होता है, रिबारबेटिव। एंड द यूसेज इज द प्रपोजल वाज रिटन इन अ रिबारबेटिव ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल। रिबारबेटिव ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल मतलब इस तरीके से लिखा गया जो काफ़ी अनअट्रैक्टिव था, काफ़ी ज़्यादा रेपलिंग था, अनप्लेजेंट था। कुछ ऐसी स्टाइल लिखी होती है ना। कुछ चीज़ें आप पढ़ते हो, आपको पढ़ के मज़ा आ जाता है। कुछ चीज़ें आप पढ़ते हो, पढ़ के बड़ा ही गंदा सा लगता है। कुछ उसमें मतलब मीनिंग तो निकल नहीं रही, लेकिन आप बोर अलग हो गए। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज इंचोएट।
इसको प्रोनाउंस करते हैं इंचोएट करके, और इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है दैट इज एडजेक्टिव। मीनिंग क्या होती है इसकी? जस्ट बिगन, समथिंग विच हैज जस्ट बिगन, अभी अभी बस शुरू हुई है ना। एंड दैट इज नॉट फुली फॉर्म्ड और डेवलप्ड, बिल्कुल पूरी तरह से अभी फॉर्म नहीं हुई है, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, बस अपनी इनिशियल स्टेजेस में है ना। तो सिनोनिम्स की बात करें तो फिर यहाँ पर रूडिमेंट्री लिखा हुआ है, नासेंट है, और एम्ब्रियोनिक। अब रूडिमेंट्री क्या होता है? रूडिमेंट्री होता है कोई चीज़ जो बहुत ही बेसिक इन नेचर हो। अब बेसिक जो होती है ना, तो डेफिनेटली आप यही बोलते हो ना कि बस शुरू हो रही है ना। बेसिक तो पहले आता है, फिर बाद में एडवांस लेवल आता है, तो रूडिमेंट्री, फंडामेंटल या फिर बेसिक आप बोल सकते हो। नासेंट ऑब्वियसली आपका क्या होता है? अगर हिंदी में बोले तो भाई नवजात, है ना। नवजात कोई चीज़ बस उसने जन्म लिया है ना। किसी चीज़ ने बस जन्म लिया है, अगर किसी ने बस जन्म लिया है तो उसे बोलेंगे नासेंट। अब ये नासेंट आपका ये बेबी भी हो सकता है, या फिर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है जिसने बस अभी फॉर्म किया गया है, हाँ। और ये है एम्ब्रियोनिक आपका। आपको बायोलॉजी में पढ़ते हो, एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो होता है मतलब एक छोटा सा बच्चा जो अभी बस पेट में पल रहा है, तो उसे आप एम्ब्रियो फिर बोलते हो, तो उसी से एम्ब्रियोनिक बनता है। और यूसेज की बात करें तो इन द इंचोएट अलायंस लैक्ड अ शेयर्ड विजन। अब कोई अलायंस बना, मान लिया कोई पॉलिटिकल अलायंस बना है, वो इंचोएट इन नेचर है। इंचोएट मतलब विच हैज़ नॉट फुली फॉर्म्ड और डेवलप्ड। नाउ वो क्या करेगा? वो अपना शेयर्ड विजन ना लैक करेगा, है ना। उनके पास कोई अच्छा विजन ही नहीं होगा, तो आप इंचोएट अलायंस लैक्ड अ शेयर्ड विजन आप बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका हेजिमनी। हेजिमनी क्या होता है? हेजिमनी एक नाउन होता है पहली बात तो। हेजिमनी एक होता है एक नाउन, और मीनिंग होती है लीडरशिप और डोमिनेंस ऑफ वन ग्रुप ओवर अदर्स। देखो, लीडरशिप एक डिफरेंट चीज़ है, डोमिनेंस एक अलग चीज़ है, लेकिन डोमिनेंस ऑफ वन ग्रुप ओवर अदर्स कहलाती है हेजिमनी। सुप्रीमसी, है ना। सुप्रीमसी आप ऐसे नहीं कर सकते केवल अकेले अकेले, आपको बहुत सारे लोग और चाहिए जिनके ऊपर आप सुप्रीमसी दिखाते हो, या फिर अथॉरिटी आप बोल सकते हो। जैसे के लिए यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में हम डेफिनेटली, इफ़ यू लाइक और नॉट, लेकिन हम बोल तो सकते ही हैं डेफिनेटली, है ना। इनकी हेजिमनी तो है ही है, मतलब काफ़ी साल तक रही है। अब भले ही लूज़ कर रहे हैं ये लोग, लेकिन थोड़ा सा मतलब लैग कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी साल तक रही है ना। और यूज़ कैसे करेंगे? द एडिटोरियल एग्जामिन्ड द जियो पॉलिटिकल एम्प्लीकेशंस ऑफ रीजनल हेजिमनी। रीजनल हेजिमनी क्या हो सकती है? जैसे चाइना ट्राई कर रहा है कि रीजनल हेजिमनी हो जाए, है ना, आसपास के लोग हमारी बात माने, उनके ऊपर हमारी डोमिनेंस हो, तो उसे कह सकते हैं रीजनल हेजिमनी। नेक्स्ट आपका वर्ड है प्रोफ्लिगेट। नेक्स्ट वन इज प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट आपका एक एडजेक्टिव होता है। मीनिंग क्या होती है? काफ़ी कॉमन सी मीनिंग है, काफ़ी इजी सी मीनिंग होती है, वेस्टफुली एक्स्ट्रावेजेंट और रेकलेसली स्पेंडिंग। जब कोई बड़ी ही लापरवाही के साथ में पैसे अपने वेस्ट करता है, या फिर हम कहें खर्च करता है, तो उसे आप बोलते हो प्रॉफिगेट इन नेचर। जैसे के लिए ये भाई साहब अपना पैसा इनके पास इतना ज़्यादा हो गया है, ये मतलब ये वैसे एग्जैक्टली जला रहे हों या ना रहे हों, लेकिन इतना ज़्यादा हो गया है ना, तो फिर ये इस तरीके से अपना शो ऑफ कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, है ना। तो आप कह सकते हो लेविश इन नेचर, या फिर स्पेंडथ्रिफ्ट और एक्सेसिव। ये आपके हो सकते हैं इसके सिनोनिम्स। और यूज़ कैसे करेंगे? द प्रॉफिगेट एक्सपेंडिचर ड्रू पब्लिक क्रिटिसिज्म। कई बार क्या होता है कि कई बार पॉलिसीज जो होती हैं गवर्नमेंट की या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की, जो इस तरीके से होती हैं जो लोगों को देख के लगता है कि भाई ये क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हैं बेफिजूल का, सो वहाँ पर लोग क्रिटिसाइज करते हैं। तो वो इस सिनेरियो की बात कर रहे हैं, द प्रॉफिगेट एक्सपेंडिचर ड्रू पब्लिक क्रिटिसिज्म। एंड द लास्ट वर्ड वी हैव दैट इज क्वेसेंट। लास्ट वर्ड वी हैव दैट इज क्वेसेंट। क्वेसेंट क्या होता है? आपका एक एडजेक्टिव। स्पेलिंग क्या होती है? QUIESCENT। सो क्वेसेंट, क्वेसेंट की मीनिंग क्या होती है? इनएक्टिव और डोरमेंट और क्वाइट। समथिंग विच इज इनएक्टिव, समथिंग विच इज डोरमेंट और क्वाइट। अब जियोग्राफी पढ़ने वालों को डोरमेंट तो पता ही होगा, हाँ। द वॉल्केनो रिमेन्ड क्वेसेंट फॉर डेकेड्स, और यहाँ पर आप डोरमेंट बोलते थे, अब आप क्वेसेंट भी बोल सकते हो। इनर्ट बोल सकते हो, केमिस्ट्री में इनर्ट गैसेस होती हैं आपकी, इनएक्टिव गैसेस जिन्हें कहते हो आप, मतलब एक्टिव नहीं है, बस पड़ी हुई हैं शांत एकदम।
स्टिल वाटर होता है, स्टिल वाटर होता है मैथमेटिक्स में, आप देखते हो उसमें बोट वाले क्वेश्चंस में, बोट एंड स्ट्रीम वाले में, हाँ, स्टिल वाटर होता है, एक फ्लोइंग वाटर होता है आपका। तो एंड एट रेस्ट समथिंग विच इज एट रेस्ट, तो आप कह सकते हो क्वेसेंट इन नेचर। ये भी आपका एक एडजेक्टिव होता है। चलो, तो ये थे हमारे 10 वर्ड्स इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हमने सीखे। और अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जो कि आप वोकैबलरी को कैसे एग्जैक्टली आप याद कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा यार, रीडिंग वगैरह करनी चाहिए। रीडिंग वगैरह करो, और आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में आप सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हो और उन्हें आप कमेंट में डाल सकते हो। तो होता ये है कि आप जब जब सेंटेंसेस को फ्रेम करते हो, राइटिंग में करो या फिर अगर बोलने में कर रहे हो अपनी डेली लाइफ में, तब तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही है तो आप एटलीस्ट राइटिंग करो। उससे क्या होगा, आप जैसे डिफेंस एस्पिरेंट्स हो, डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए मैं तो डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ कि आपको जो सेंटेंस फॉर्मेशन है यूजिंग डिफ़िकल्ट वर्ड्स करनी ही चाहिए। उससे आपके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। पहली बात तो वो वर्ड आपको याद होगा, दूसरा उस पर्टिकुलर वर्ड का यूसेज आप करेक्टली समझोगे, तीसरा आप उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच समझोगे, चौथा आप उसकी कहीं ना कहीं आप सेंटेंस को बना रहे हो तो आप कहीं ना कहीं कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करोगे तो उनको भी बाद में सही करोगे, है ना। और सबसे अच्छा यूसेज क्या है, सबसे अच्छा आई वुड से कि मतलब फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, वो होता है आपका एसएसबी में। एसएसबी में आपको पता है WAT आता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो वहाँ पर डेफिनेटली आप जब वर्ड्स वगैरह बनाते हो, सेंटेंसेस बनाते हो अच्छे अच्छे, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। और वो चीज़ कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती ही है। तो इसलिए मैं कहूँगा सेंटेंस फॉर्मेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और आजकल जिस टाइप के डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं तो उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, वर्ड्स को आपको डेली कंपेनियन बनाना है। हाँ, अपना एकदम साथी बना लो, उनको खूब यूज़ करो। मीट देम ऑफन का मतलब है उनसे रोज़ मिलो, है ना। रोज़ मिलोगे मतलब रोज़ उनको यूज़ करो, लिखो, पढ़ो, है ना। बार बार अपनी जो आपकी जो स्पीच होती है उसमें इंक्लूड करो। यूज़ करो उन्हें, और फिर देखो वो वर्ड्स आपके साथ ऑटोमेटिकली साथ रहेंगे। चलो, जाते जाते एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। अब इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगी यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे, और ये है अपना व्हाट्सअप नंबर। यहाँ पर आपको कोई भी सजेशन होता है या आपकी क्वेरी है तो आप मुझे पोस्ट कर सकते हो। हम्म चलो फिर चलते हैं और मिलते हैं अगले सेट में वोकैबलरी के। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद,